Hello students, welcome to my YouTube channel. This is विशाल समानिया पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर 3 को पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते हैं। दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे हम अपनी वीडियोस बनाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नेम चेंज हो चुका है, जो कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से बस प्लान्ड डेवलपमेंट रह गया है। पॉलिटिक्स को इन्होंने हटा दिया है। तो दोस्तों इसमें देखने को मिलता है कि 5 ईयर प्लान्स और प्लानिंग कमीशन दोनों हटा दिए गए हैं। जो नया नीति आयोग गवर्नमेंट लेकर के आई है, मोदी गवर्नमेंट, उसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों इसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया है सीबीएसई ने। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की बुक इस पिक्चर से स्टार्ट होती है, जिसमें हम बहुत सारी पोस्टल स्टैम्प्स देखते हैं, जो कि 1955 से 1968 के बीच में छपी थी। ठीक है, इसमें अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दामोदर वैली है, उसके बाद भाखड़ा डैम है, उसके बाद चितरंजन लोकोमोटिव है जहाँ पर ट्रेन्स बनती थी, ट्रेन्स के पार्ट्स बनते थे, गुवाहाटी रिफाइनरी है, ट्रैक्टर दिखाया हुआ है। और हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए हैं इंडिया ने उस टाइम, उस पीरियड ऑफ टाइम में, उन सब के बेसिस पे ये डाक टिकटें, जिसे हम पोस्टल स्टैम्प्स कहते हैं, वो निकाली गई हैं आपके दिमाग में एक आइडिया लाने के लिए कि किस तरीके से हमने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, इंडिया किस तरीके से शुरू हुआ था अपने आर्थिक नीतियों को लेकर के, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विद पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस। तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस का मतलब क्या होता है? द डिसीजन विच इन्वॉल्व कंपेयरिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अनदर, प्रेजेंट जनरेशन अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको बताना चाहूँगा। होता क्या है कि जैसे आप उड़ीसा जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे वहाँ पर। तो दिल्ली और बॉम्बे और कलकत्ता को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, आपको लोहा चाहिए, आपको तांबा चाहिए। और अगर आपको ये मिनरल्स चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर के खुदाई करेंगे, और जब आप वहाँ खुदाई करते हैं तो जो वहाँ के लोग हैं, जो उड़ीसा के लोग हैं, उनको अपने एरिया से डिस्प्लेस होना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। तो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन का मतलब ये है कि एक सोशल ग्रुप जो इंटरेस्ट है वो दूसरे सोशल ग्रुप के इंटरेस्ट के कंपैरिजन में उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, या फिर प्रेजेंट जनरेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो इसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस। यानी कि जो डिसीजन आप ले रहे हो वो एक सोशल ग्रुप को फ़ायदा दे रहा है पर दूसरे सोशल ग्रुप को फ़ायदा नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इस सिचुएशन को डील करने के लिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियंस की ज़रूरत होती है। ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो जनता की भावनाओं को समझते हैं, वो इसमें डिसीजन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एज अ पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस आपके दिमाग में एक सीधी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं इससे रिलेटेड, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन से। जैसे एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर आज आपको डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के लिए आपको कई बार पेड़ काटने पड़ते हैं, नदियों तालाबों को गंदा भी करना पड़ रहा होता है, और आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, पर जो फ्यूचर जनरेशन होती है उसको इससे बहुत नुकसान होता है एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन से। तो हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो सारे इश्यूज हैं जहाँ पर एक सोशल ग्रुप्स का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे सोशल ग्रुप से हो रहा है, या फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर जनरेशन से हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हम पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस कहते हैं। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इन अ डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑन माइनिंग, फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। हम ऐसे इश्यूज़ पे एडवाइस ले सकते हैं जो माइनिंग करने वाले लोग होते हैं या एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। पर जो लास्ट डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन होता है, द फाइनल डिसीजन मस्ट बी अ पॉलिटिकल डिसीजन।
टेकन बाई पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जब भी ऐसे कंटेस्टेशंस, पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस आते हैं, जब भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है दो ग्रुप्स के बीच में या फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो फाइनल डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। इसलिए हम इसे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन के बारे में। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं, जो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी चाहिए। यानी कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट करते हुए इतना अंधा नहीं होना है कि हम किसी सोशल ग्रुप के साथ इनजस्टिस करें। सपोज करो अगर हम कहीं पर डैम बनाते हैं और वो डैम बनाने के एवज में हम ये देखते हैं कि डैम से बिजली बनेगी, पानी गिरेगा, बिजली बनेगी और उससे शहरों को बिजली मिलेगी, पर जो डैम के आसपास लोग रहते हैं उनको उस एरिया को छोड़ के जाना पड़ता है। तो हम उनके साथ भी नाइंसाफ़ी ना करें, उनके साथ भी जस्टिस हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट को। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं जो डेवलपमेंट को अपने अपने नज़रिए से समझते हैं। दोनों तरह के लोग सोसाइटी में रहते हैं, जिन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाता है और दूसरों को राइटिस्ट बोला जाता है। तो लेफ्ट एंड राइट ये दो तरह की आइडियोलॉजी हैं, ठीक है, मोटे तौर पर। और ये दो तरह की आइडियोलॉजीज दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखती हैं और ये कहते हैं कि हम अलग तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो लेफ्ट वाले जो लोग होते हैं वो फेवर करते हैं पुअर लोगों का, डाउन ट्रोडन लोगों का, सेक्शन ऑफ सपोर्ट। वो कहते हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी होगी और गरीबों की मदद डायरेक्ट गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट से, गवर्नमेंट पॉलिसीज से। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट गरीबों को मिनिमम लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कराए, वो गरीबों को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराए, उन्हें रोजगार दे। तो ये जो लेफ्ट वाले हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है। अगर हम सोसाइटी को ऐसे छोड़ देते हैं तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाए और पुअर्स के लिए काम करे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप इस पूरे पिक्चर को जो मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा अब हम चलते हैं, जो राइट वाले लोग होते हैं, राइट आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं, वो क्या समझते हैं डेवलपमेंट का मीनिंग। वो कहते हैं द राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कॉम्पिटिशन एंड मार्केट इकोनॉमी अलोन एंश्योर प्रोग्रेस। ये राइट वाले, राइट आइडियोलॉजी वाले कहते हैं कि हमें मार्केट में फ्री कंपटीशन कर देना चाहिए। लोग अपने टैलेंट के बलबूते पर पैसा कमाएंगे और जब फ्री मार्केट होगी, फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, तो हर कोई प्रोग्रेस कर पाएगा। एंड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरली इंटरवीन इन द इकोनॉमी। और ये राइट विंग वाले जो लोग हैं, राइट आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को अननेसेसरी तरीके से इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वो डायरेक्ट फ्री मार्केट कर देनी चाहिए और मार्केट फ्री होगी तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये दो तरह की सोच वाले लोग होते हैं और इन दोनों तरह की सोच वाले लोगों को आपको समझना होगा। आगे हम कुछ पॉलिसीज़ की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट वाले लोगों की पॉलिसी रही है या राइट वाले लोगों की पॉलिसी रही है। तो अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया था, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। यानी कि डेवलपमेंट को हम अक्सर ग्रोथ से जोड़ लेते हैं। डेवलपमेंट को हम ये समझते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, मेट्रो चल गई, मॉल्स बन गए, तो ये हमारा डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, पर डेवलपमेंट का असली मीनिंग ये नहीं है। डेवलपमेंट का मीनिंग हर किसी के लिए अलग होता है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अलग होता है। मैं इसका एक एग्जांपल, हम वही पुराने एग्जांपल पे चलेंगे। सपोज करिए उत्तराखंड में एक नदी के ऊपर हम डैम बना देते हैं, क्योंकि हमें दिल्ली में सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हम उत्तराखंड में डैम बनाते हैं और जब आपको पता होगा कि जब डैम बनता है तो डैम क्या करता है कि नदी के पानी को रोक देता है और उस रोकने की वजह से एक बहुत बड़ा एरिया पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है और इन दिस कंडीशन बहुत सारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो जो चीज़ आपके लिए डेवलपमेंट है, आपकी दिल्ली में बिजली मिलेगी, आपको दिल्ली में आपके मॉल्स में बिजली आएगी, आप रात में एसी चला के सोएंगे,
पर जो उत्तराखंड के लोग हैं जिनके बिलीव्स अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने घर से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा पे भी क्या है कि नर्मदा नदी पर बहुत सारे डैम बनाए जा रहे हैं और उसकी वजह से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के रीजनल लोग हैं, उन्हें अपने घर को, अपने खेतों को छोड़ करके वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है। हालांकि सरकार उन्हें कॉम्पनसेशन देती है, पर किसी की भावनाएं अपने एरिया से जुड़ी होती हैं, अपनी मातृभूमि से जुड़ी होती हैं, हम उनको कॉम्पनसेशन नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो हर किसी के लिए अलग होता है। ये अपने दिमाग में एक गार्ड बांध लीजिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग है समझने की। जब आप कोई भी पॉलिसी बनाएं आगे चल करके, अगर आप IAS ऑफिसर बनते हैं तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसे हम मॉडर्नाइजेशन से जोड़ते हैं। डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मॉडर्न एंड मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ द वेस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि हम डेवलपमेंट को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ते हैं और मॉडर्न का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। जैसे कि जहाँ पे हर कोई फ़ोन चलाता है, जहाँ पे बड़े बड़े रोड्स हैं, जहाँ मेट्रो है, जहाँ पे बुलेट ट्रेन्स हैं, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उसे हम कहते हैं कि ये मॉडर्न कंट्री है। दैट्स वाई ये डेवलपमेंट है इस कंट्री का। पर जो मॉडर्नाइजेशन है वो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट। ये माना जाता है कि अगर आपको डेवलप होना है या मॉडर्न होना है तो हर किसी कंट्री को एक प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन से जाना होगा। जैसे कि वेस्ट की कंट्रीज एक प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन से निकली हैं। तो अगर हम देखें, आप को बताऊं हिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हम बात करते हैं ब्रिटेन में आती है, जो 16th and 17th सेंचुरी में, जब बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगना शुरू होती हैं और धीरे धीरे आज जो ब्रिटेन है वो 100, 150, 200 साल पहले ऐसा ब्रिटेन नहीं हुआ करता था। तो आज इंडिया जो है, इंडिया 100, 150 साल बाद ब्रिटेन के बराबर पहुंच जाएगा। तो इंडिया का ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा, जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन होगा, ये वेस्ट के बेसिस पे होगा। ये सब मानते हैं, ये बिलीव है सबका कि प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन होता है जो कि वेस्ट में हुआ है, विच इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। अब इस द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को यह समझा जाता है कि इसके बेसिस पे जब प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन शुरू होता है किसी भी कंट्री में, तो जो वहाँ के ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर खत्म हो जाते हैं और एक कैपिटलिस्ट और लिबरलिज्म वाली जो आइडियोलॉजी होती है, जिसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था अपने फर्स्ट बुक के, कैपिटलिज्म जो फ्री मार्केट की बात करता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है, जो कहता है कंपटीशन होगा, प्रोडक्शन होगा और उसके बाद लोग खरीदेंगे चीजें, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम पहुंच जाएंगे आफ्टर मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस के बाद। तो जो मॉडर्नाइजेशन है, अगर हम उसे समझे कि ये मॉडर्नाइजेशन होता क्या है, हाँ हम समझ रहे हैं कि चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाती हैं, हम बुलेट ट्रेन देखने लगते हैं, हम मॉल्स देखने लगते हैं, बड़े बड़ी लाइटें देखने लगते हैं। तो चकाचौंध की दुनिया जो है, क्या वो मॉडर्नाइजेशन है? क्या हम जीन्स पहनने लगते हैं, क्या वो मॉडर्नाइजेशन है? तो मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना, ठीक है। हर चीज को आप वैज्ञानिक नजरिए से देखने लगते हो। तो द प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटीरियल प्रोग्रेस। जब मटीरियल प्रोग्रेस होने लगता है आपकी चारों तरफ, अच्छे रोड बन जाते हैं, अच्छे पार्क्स बन जाते हैं, अच्छी सुविधाएं आ जाती हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी आ जाती है, इसे हम मटेरियल प्रोग्रेस बोलते हैं। साइंटिफिक रैशनैलिटी आ जाती है आपके अंदर। जो भी आप चीज देखते हो उसके पीछे साइंटिफिक बेस ढूंढते हो उसका, कि इसके पीछे इसका साइंटिफिक बेस क्या है। जब आप मोबाइल को चार्ज करने के लिए स्विच में लगाते हो तो आपको उसका साइंटिफिक बेस पता है कि इस चार्जर में करंट आता है, ठीक है। तो हर चीज हम साइंस के नजरिए से देखने लगते हैं, रैशनैलिटी आ जाती है, मटेरियल प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है, उसे हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो दोस्तों अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, डेवलपमेंट वाले मुद्दे पे क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है और मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल
इकोनॉमी के लिए सबसे बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी आपके पास होनी चाहिए। और धीरे धीरे जिस कंट्री में बढ़ने लगती है वहां पे मॉडर्नाइजेशन शुरू हो जाता है। तो दिस काइंड ऑफ आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। तो इस तरह के जो आइडियाज होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज को डिवाइड कर देते हैं। कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, और कुछ अभी अंडर डेवलप्ड हैं जिनको बुरा ना लगे इसलिए हम कहते हैं डेवलपिंग है, ये अपना डेवलपमेंट कर रही है, डेवलपिंग है। जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गई, श्रीलंका हो गई, पाकिस्तान हो गई, ये सब अपनी डेवलपिंग कंट्रीज बोला जाता है। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कुछ कंट्रोवर्सीज रही हैं। ठीक है, कंट्रोवर्सीज क्या थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, हमारी कौन सी अप्रोच होनी चाहिए। तो उन कंट्रोवर्सीज को हमने कैसे टैकल किया, हम उस पर बात करेंगे। तो पहली कंट्रोवर्सीज थी एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, कि हमें एक नया देश आज़ाद हुआ था कि हमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर देना चाहिए या फिर इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो इस पे हम बात करते हैं। बड़ा क्वेश्चन ये था कि कौन सी चीज़ इकोनॉमी को उठा सकती है, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री। तो हमारे एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे उस टाइम पर, जेसी कुमारप्पा, proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization। उन्होंने बोला कि जो गांव के लोग हैं वो हर एक घर में एक तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो सकता है, हम ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इन्होंने रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी जेसी कुमारप्पा ने। ठीक है, दूसरे हमारे बहुत बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह, अ कांग्रेस लीडर हु लेटर ब्रोक फ्रॉम द पार्टी एंड फॉर्म भारतीय लोक दल। पहले कांग्रेस के नेता थे चौधरी चरण सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, किसानों के नेता बोला जाता था इन्हें। तो इन्होंने पहले कांग्रेस लीडर बने और उसके बाद कांग्रेस छोड़ के इन्होंने भारतीय लोक दल बनाया अपना। इनका मानना यह था, forcefully articulated the case of keeping agriculture at the center of planning for India। एग्रीकल्चर को इंडिया का सेंटर ऑफ प्लानिंग बनाया जाए। एंड ही सेड दैट द प्लानिंग वाज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। कह रहे थे प्लानिंग इस तरीके की बनी जिससे अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके एक्सपेंसेस पे फार्मर्स को कुछ मिले। They argued that Indian planning did have an agrarian strategy to boost the production of food grains. The state made laws for land reforms and distribute of resources among the poor in the village। इनका ये मानना था कि भैया हमें फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो लैंड रिफॉर्म्स का था, लैंड रिफॉर्म्स यानी कि हमारे देश में एक अमीर आदमी के पास बहुत बड़ा लैंड हुआ करता था और गरीबों के पास लैंड ही नहीं था, तो वो बड़े अमीर आदमी के लैंड पे काम करते थे। तो हमें क्या जरूरत थी कि इस लैंड को लेकर के उससे गरीबों में बांटना था। ये लैंड रिफॉर्म्स बहुत जरूरी थे। कुछ अमीर चंद लोगों के पास बेइंतहा दौलत थी, इतना लैंड था कि वो उस पर काम भी नहीं कर सकते थे, उन्हें पता भी नहीं था। तो ऐसे में लैंड रिफॉर्म्स करने बहुत जरूरी थे हमारे देश में। और ये लैंड रिफॉर्म्स बंगाल में तो कुछ हद तक हुए, पर बिहार और यूपी में नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज भी हम वहां पे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे गरीबी देखते हैं। दूसरा, इट्स ऑल्सो प्रपोज प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्पेंट लार्ज सम्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं चरण सिंह जी बोल रहे थे कि हमें फूड ग्रेन्स को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए, और चौथी इरिगेशन फैसिलिटीज को बेहतर करना चाहिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए और रूरल इंडस्ट्रीज की बेहतर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बात जो चरण सिंह ने की थी, और ये प्रो एग्रीकल्चर आइडियाज थे हमारे। अब हम देखते हैं प्रो इंडस्ट्री आइडियाज क्या थे। जो इंडस्ट्रीज के साथ लोग खड़े थे वो क्या समझते थे, वो कहते थे वी नीड ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू लिफ्ट अप आवर पुअर पॉपुलेशन। जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो कह रहे थे कि हमें बड़े लेवल पे ड्रास्टिक इंक्रीज चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में,
तभी हम अपने देश की गरीबी खत्म कर पाएंगे। तो इन्होंने बताया कि अगर गरीबी खत्म करनी है तो इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, प्रो पुअर अप्रोच जिसे हम कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटे से शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये सिलेबस से हट गया है, पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, और ये प्लानिंग कमीशन यूएसएसआर में था, और उसी की एक तरीके से नकल थी। हमने वहाँ से प्लानिंग कमीशन वाला आइडिया लिया था, और प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग हम 5 ईयर प्लान बनाते थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसके आर्किटेक्चर थे के एन राज, उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने 5 ईयर प्लान में लिख देता हूँ, उसमें हमने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान दिया था, और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे पीसी महालानोबिस। हालांकि ये सिलेबस से हट गया है, पर इसका एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, एक दूसरा कंट्रोवर्सी हमारे देश में थी उस समय में, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, कि हमें कौन से सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो सरकार का सेक्टर होता है, जब सरकार कंपनियां खोलती है, सरकार किसी चीज़ को चलाती है, और प्राइवेट सेक्टर जब कोई पर्सन, कोई निजी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी कुछ भी करती है। तो ये हमारे सामने दो तरह की आइडियोलॉजी थी जब देश आज़ाद हुआ था, एक थी कैपिटलिज्म और दूसरी थी सोशलिज्म। कैपिटलिज्म की क्या बात थी, कैपिटलिज्म कहता था फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी में इंटरवीन ना करे, सबको आज़ादी हो लो बिजनेस करने की। ऑल इंडस्ट्री, बिजनेसेस एंड एग्रीकल्चर शुड बी ओन्ड बाई प्राइवेट पीपल और फर्म्स। पर अगर हम सब चीज़ प्राइवेट हाथों में दे देते, तो सोचो अगर हमारे देश में सरकारी अस्पताल ना होते, सरकारी स्कूल ना होते, या सरकारी रेलवेज ना होती, तो सोचो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो गरीबों को लूट लेते, या गरीब तो इलाज ही नहीं करा पाता अपना, है ना। तो एक दूसरी तरफ दूसरी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की। सोशलिज्म कहता था एवरीथिंग बिलोंग टू द स्टेट, यानी कि प्राइवेट कुछ नहीं होगा, ना प्राइवेट स्कूल होगा, ना प्राइवेट अस्पताल होंगे, ना प्राइवेट मेट्रो होगी, हर चीज स्टेट के हाथों में होगी, सरकार के हाथों में होगी, एंड शुड बी रन बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। तो दो तरह की आइडियोलॉजी थी। कैपिटलिज्म कहता था कि भैया सब कुछ मार्केट फ्री कर दो, सब कुछ प्राइवेट हाथ में दे दो। सोशलिज्म कहता था कि सब कुछ स्टेट के हाथ में होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होगी, ठीक है। तो इंडिया के पास एक बड़ी चुनौती थी कि भैया दोनों में से कौन सी को चूज किया जाए। तो इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नोन पाथ टू डेवलपमेंट। It did not accept the capitalism model of development in which development was left entirely to the private sector. कैपिटलिज्म के अंदर क्या था, प्राइवेट सेक्टर करेगा सारा डेवलपमेंट। इंडिया ने इस पाथ को नहीं फॉलो किया, और ना ही इंडिया ने सोशलिज्म को फॉलो किया, सोशलिस्ट मॉडल इन विच प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड एंड ऑल द प्रोडक्शन वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और ना ही इंडिया ने सोशलिज्म को फॉलो किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और सब कुछ स्टेट ही करेगा, सब कुछ सरकार ही करेगी सारा डेवलपमेंट। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी को अपनाया। उन्होंने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एलिमेंट्स को उठाया और उनको बना लिया। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। एलिमेंट फ्रॉम बोथ दीज मॉडल्स वर टेकन एंड मिक्स्ड टुगेदर इन इंडिया। तो मच ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री वर लेफ्ट टू द प्राइवेट हैंड्स। एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज को हमने प्राइवेट हैंड में डाल दिया। और जो की हैवी इंडस्ट्रीज थी, प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलर ट्रेड एंड मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशंस इन एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट कंट्रोल था। यानी कि हमने प्राइवेट हाथों में भी कुछ दे दिया और स्टेट कंट्रोल में भी कुछ रख लिया। स्टेट कंट्रोल में हमने ज्यादा चीजें रखी, हमने की हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को रेगुलेशन करने की पावर और सम क्रूशियल इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर, ये अपने पास रखे स्टेट के पास, और प्राइवेट हाथों में हमने एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज की कुछ कुछ चीजें डाल दी। तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया जाता है, इंडिया की इस मिक्स्ड इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया जाता है। और क्रिटिसाइज करने वाले दोनों तरफ के लोग हैं, राइट क्रिटिक्स भी हैं और लेफ्ट क्रिटिक्स भी हैं।
तो जो राइट क्रिटिक्स करने वाले हैं वो कहते हैं कि जो आपने प्राइवेट सेक्टर को इतना स्पेस दे दिया कि वो प्राइवेट सेक्टर को इतना स्पेस ही नहीं दिया कि वो ग्रो कर सके। राइट वाले वो होते हैं ना जो फ्री मार्केट की बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो राइट वाले लोग ये कहते हैं कि आपने प्राइवेट सेक्टर को इतना स्पेस ही नहीं दिया, प्राइवेट सेक्टर विद इनफ स्पेस एंड द स्टिमुलस टू ग्रो, कि वो ग्रो कर पाए। द एनलार्ज पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट, ग्रेटर इनफ हर्डल्स फॉर प्राइवेट कैपिटल, especially by way of installing system of license and permit for investment। तो दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर था, जब हम मिक्स इकोनॉमी के क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो राइट क्रिटिक्स बोलते हैं, जो फ्री मार्केट की इकोनॉमी वाली बात करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने वाली बात करते हैं, वो कहते हैं कि आपने प्राइवेट सेक्टर को इनफ स्पेस ही नहीं दिया कि वो ग्रो कर सके, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि आपने लाइसेंस राज बना करके रखा, यानी कि आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कोई भी यूनिट खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, और वो लाइसेंस लेना बहुत बड़ा खेल हो जाता था। उसमें सरकारी अधिकारी बहुत पैसे मांगते थे और सरकार की जो शर्तें पूरी करना था वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें ग्रो नहीं कर पाती थी, जो इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये क्रिटिसाइज करते हैं इस बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, अब हम लेफ्ट का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। लेफ्ट के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि क्रिटिक्स हु थॉट दैट द स्टेट डिड नॉट डू इनफ, ये वो लोग हैं लेफ्ट वाले जो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट ही सब काम करे। तो ये कहते हैं, दे पॉइंटेड आउट दैट स्टेट डिड नॉट स्पेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, कि देश की सरकार ने देश की एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इंटरवीन नहीं किया और प्राइवेट सेक्टर बढ़ता रहा। इवन thus the state helped the private sector to make profit also instead of helping poor। लेफ्ट वाले बोलते हैं कि पुअर की मदद करने की बजाय स्टेट इंटरवेंट एंडेड अप टू क्रिएटिंग अ मिडिल क्लास दैट enjoy the privilege of high salaries amount much accountability without much accountability poverty did not decline substantially during this period। कहते हैं कि आपने पॉवर्टी को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया, आपने तो मिडिल क्लास को बढ़ा दिया, जिसने बगैर किसी बड़ी जिम्मेदारी के, बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के बहुत हाई प्रिविलेजेस ले ली, हाई सैलरी ले ली, और हमारे देश में जो पॉवर्टी थी वो भी इतनी डिक्लाइन नहीं हुई। ठीक है, तो आई होप आपको ये मिक्स इकोनॉमी का जो गेम था ये समझ में आया होगा और इसके क्रिटिसिज्म भी समझ में आए होंगे। तो आपको दोनों याद करने समझने हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या थी और उसके बाद इनके क्रिटिसिज्म क्या है। दोस्तों ये एक कार्टून है और इस कार्टून में दिखाया गया है कि बीच में जवाहरलाल नेहरू है और एक तरफ प्राइवेट सेक्टर है और दूसरा पब्लिक सेक्टर है, और जो पब्लिक सेक्टर है उस तरफ ज़्यादा टिल्टेड है जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है, सरकार के पास ज़्यादा चीज़ें थी, प्राइवेट सेक्टर के पास कम थी। ठीक है, ये कार्टून दिखाता है साफ साफ कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, और ये साइकिल दिखाती है कि पब्लिक सेक्टर जो है उसकी तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज सीन ऑन द साइकिल विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर। इट इज़ बिकॉज द स्टेट कंट्रोल्ड हैवी इंडस्ट्री एंड ऑल की इंडस्ट्रीज, और ये सारी जो की इंडस्ट्रीज थी, हैवी की इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट हो जाए, चाहे वो रेलवे के प्लांट्स हो जाए, चाहे वो रिफाइनरीज हों, चाहे वो बड़े डैम्स हों, वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करते थे उस टाइम पे। इसलिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कि पब्लिक सेक्टर की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है हमारी इकोनॉमी। हालांकि हम ये बोलते थे कि हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर थे। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपने काम पे, जो कि इस बार ऐड किया गया है हमारे सिलेबस के अंदर, नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले, उसको ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल, जो सोशलिस्ट मॉडल था उसके बेसिस पे प्लानिंग कमीशन बनाया हुआ था, और उसको ख़त्म करके बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्पेशली इन 21st सेंचुरी
इट वॉज बिकमिंग इनएफेक्टिव एंड इररिलेवेंट, क्योंकि 21वीं सदी आ गई है, 21वीं सेंचुरी आ चुकी है और ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, और आज की डेट में प्लानिंग कमीशन इररिलेवेंट है, इनइफेक्टिव है, ऐसा सरकार मानती है। इसलिए उन्होंने नीति आयोग बनाया है और इसकी घोषणा इंडिपेंडेंस डे की 15 अगस्त की स्पीच 2014 की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी, जो कि अब हम देखते हैं कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बन जाता है। तो आपको समझना क्या है, तो पहला आपको इसकी ओपनिंग डेट देखनी है कि ये कब बनता है। तो नीति आयोग वॉज कंस्टिट्यूटेड इन अ प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015। प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? बहुत पहला ऑब्जेक्टिव, सिंपल ऑब्जेक्टिव, टू ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। ये यूनियन गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देगी, नेसेसरी और टेक्निकल एडवाइस देगी सेंटर और स्टेट लेवल पर काम करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है। तो आप ऑब्जेक्टिव समझ गए। इसकी डेट बन गई, कब इसकी स्थापना होती है, कब इस्टेब्लिश हुआ ये। दूसरा, अब इसमें मेंबर कौन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। ये गोल्डन क्वेश्चन है, से याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे नीति आयोग के। ही अपॉइंटेड द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अब द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग वाज अरविंद पनगरिया। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? तो प्राइम मिनिस्टर वाइस चेयरपर्सन को नीति आयोग के अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और उनके पास राइट होता है वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का। क्लियर? तो पहले जो हमारे सबसे पहले इसके वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के, उनका नाम था अरविंद पनगरिया जी, और अभी प्रेजेंट में है डॉक्टर राजीव कुमार जी इज द करंट वाइस चेयरपर्सन इन नीति आयोग। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन क्लियर हो गई, कब बना, क्या ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर हो गया। एक और ऑब्जेक्टिव इसका देख लेते हैं, टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ, सेकंड ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं नीति आयोग का, टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए काम करेगा, हार्मोनाइज करेगा। टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। इन दोनों क्षेत्रों में, इन दोनों एरियाज में, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी वाले एरियाज में ये काम करेगा, प्लानिंग प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क पॉलिसी बना करके देगा सरकार को। नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा बाई अडॉप्टिंग अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि ये नीचे से सूचनाएं लेगा और ऊपर की तरफ पहुंचाएगा, बॉटम अप अप्रोच पर। यानी कि पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था वो सेंट्रलाइज प्लानिंग करता था। उसमें क्या था कि सेंटर में कुछ लोग बैठ जाते थे और वो पूरे देश के लिए नीतियां बनाते थे, पर ये नीति आयोग क्या करेगा, बॉटम से इंफॉर्मेशन लेकर के अब तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, द नीति आयोग एक्ट एज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट इन द कंट्री। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब यह है कि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के साथ मिलकर के काम करेगा, कोऑपरेट करके काम करेगा, जिससे कि देश का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।